राधे राधे एवरीवन। तो कैसा आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो टुडे इज़ डे 25 ऑफ टारगेट PGIMS सीरीज़, जिसमें हम डेली 30 MCQs प्रैक्टिस करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। और आई होप ये सीरीज़ आप शिद्दत से फॉलो कर रहे होगे, साथ ही अपने बाकी चीज़ों पे लाइक सिलेबस, रिवीजन और एनालिसिस पे भी ध्यान दे रहे होगे। तीनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं डेली तीनों चीज़ों को लेके चलती हूँ, ताकि अगर इनमें से कुछ भी जगह आप लैग कर रहे हो या प्रोकास्टिनेट कर रहे हो काम करते हुए कि ये चीज़ कल कर लूँगा, ये चीज़ कल कर लूँगा, तो उस चीज़ पे ध्यान दो। ठीक है? तो जिसकी भी जो भी कमी आ रही है, साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न है? मैं पढ़ा नहीं हूँ, या फिर ध्यान से नहीं पढ़ा उस टाइम पे, या क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो रही है, ऑप्शंस ध्यान से नहीं पढ़ रहा, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो सिली मिस्टेक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करने से बचाएंगी। ठीक है? तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन भी और ऑप्शंस भी। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन देखते ही लग भी रहा है ये वो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, फिर भी ऑप्शन सारे ध्यान से पढ़ने हैं एक बार। ठीक है? कई बार हार्ड क्वेश्चन ने ईजी क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, क्योंकि हम उनमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पहले ही मार्क कर देते हैं इसका तो ये आएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है जिससे तुम्हें आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो। ठीक है? बल्कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आता है तुम उसको भी कैसे सही करके आओ, एलिमिनेशन मेथड से। जो ऑप्शन दिख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है, तो उसे तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। ठीक है? तो इस तरह से ठीक करने पे ज़्यादा ध्यान देना है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत नहीं करना। ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले हम करने वाले फिज़िक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस ध्यान से समझने। आज जो हम फिज़िक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन NLM पर बेस्ड रहने वाले हैं। ठीक है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो अगर किसी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है? वैसे मैं साथ साथ बताऊंगी हर चीज़, बट स्टिल जहाँ कमी हो रही है एक बार कॉन्सेप्ट खुद से भी पढ़ना है। ठीक है? तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशंस ऑफ इनर्शिया आर। मीन्स इनर्शिया का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। देखो, इनर्शिया होता क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी उसकी स्टेट ऑफ मोशन में रहने की, मीन्स चेंज को अपोज करने की। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, स्टेट ऑफ मोशन का क्या होता है? एक तो रेस्ट, एक मोशन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, मोशन को अपोज करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। ठीक है? अनटिल एंड अनलेस नो फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कोई फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये होता है हमारी इनर्शिया। अब इस इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, तो इसके डायमेंशंस नहीं होते। ठीक है? इसका फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें अपना? ऑप्शन बी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पॉइंट मास। पॉइंट मास से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। फर्स्ट इज इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट विथ जीरो डायमेंशन कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास। ऑब्जेक्ट डायमेंशन इज इन ऑलवेज सेंटीमीटर एंड बोथ ए एंड बी। ये फोर्थ ऑप्शन, ये ऑल ऑफ द अबोव नहीं है। देखो, इनमें से कौन कौन सी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है? फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है। ऑब्जेक्ट जिसका जीरो डायमेंशन होता है उसे हम कंसीडर करते हैं। जैसे कोई पॉइंट मास हम किसे मानते हैं? यूनिवर्स की कंपैरिजन में बहुत छोटा ऑब्जेक्ट,
ठीक है, उसे हम पॉइंट मास बोल लेंगे। तो ऑब्जेक्ट डायमेंशन इज इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में नहीं होता ये। तो हमारी करेक्ट कौन सी है? बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम से रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज डिफाइंड एज द मोशन कंसीडर्ड, मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट्स डायमेंशंस आर m1 l1 t-1, ऑल ऑफ द अबो। देखो सारी स्टेटमेंट से रिलेटेड करके देखते हैं सॉल्व। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, मोमेंटम का मतलब होता है मोशन कंटेंट, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू mv, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड भी सही होगी। नेक्स्ट अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो फॉर्मूला हमें पता है mv, मास की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशंस की बात करें तो किलोग्राम मास, मीटर की लेंथ, और पर सेकेंड मीन्स टाइम इनवर्स। तो ये आ गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी सही यूनिट दी हुई है और साथ ही डायमेंशन भी यही दिया हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना? देखते हैं, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए बस सडनली टेक्स टर्न द पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटसाइड बिकॉज ऑफ। जो जैसे बस टर्न लेती है तो पैसेंजर्स को एकदम से बाहर की तरफ धक्का लगता है, वो क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन या स्पीड ऑफ मोशन, बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी बताया था इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रेजिस्ट करने की, उसके चेंज को या अपने ही स्टेट ऑफ मोशन में रहने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में तो मोशन में ही रहने की कोशिश करता है। ठीक है, और इनर्शिया ऑफ मास को हम और किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी तो यही कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता अनटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम हैज इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? u की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी v दी है -3i कैप प्लस 4j कैप। आफ्टर बीइंग हिट द चेंज ऑफ मोमेंटम बताना है हमें, ऑप्शन दी हुए हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी m डेल्टा v, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आया है, क्योंकि यहाँ पे हमें इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी दी हुई है ना। तो अब हम मास कितना है? 150 ग्राम। सबसे पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, अपॉन 1000 कर देंगे, इनटू डेल्टा v का मतलब क्या है? v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब v फाइनल भी हमें गिवन है, v इनिशियल भी हमें गिवन है, तो बस वैल्यूज पुट कर देंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले v फाइनल कितना गिवन है? देखो मास हमें कितना है? 150 ग्राम दिया है, अपॉन 1000 लिखेंगे, इनटू v फाइनल। v फाइनल कितना है? -3i कैप -4j कैप। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी थी माइनस इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब v फाइनल माइनस v इनिशियल, v इनिशियल की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 3i कैप प्लस 4j कैप, ये i कैप है इधर, प्लस 4j कैप। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन थी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 150/1000 इनटू, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा आंसर? ये साइन माइनस अंदर चला जाएगा, तो इसको लिख लेना सोल्व करके, और अपना क्या आ जाएगा? -3i कैप।
और -3i कैप, तो -6i कैप। और जे कैप की अगर मैं बात करूँ तो -4j कैप, और यहाँ पे भी -4j कैप, तो क्या हो जाएगा -8j कैप। ठीक है, अब इसको ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.15। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कर अंदर दोनों के साथ। ठीक है, तो 0.15 की 6i कैप से करेंगे तो इट विल बी 0.9i कैप, और 8j कैप के साथ तो प्लस 1.2j कैप विल बी आंसर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन, कौन से में ये ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 5 seconds an automobile speeds from in 18 km/h to 36 km/h. What is the acceleration of automobile in meter per second? देखो, सबसे पहले u की वैल्यू हमें गिवन है 18 km/h, v की वैल्यू हमें गिवन है 36। हमें ये किस में निकालनी है एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड में। तो इसे मीटर, सबसे पहले इस को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया अपना 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल की अगर बात करूँ तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया अपना 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग हमने अब देखो हमें निकालना क्या है इसमें एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम ये किस से सोल्व कर सकते हैं, जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग, v = u + at। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके सोल्व करेंगे। अब देखो हमें निकालना क्या है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, बाकी जो जो गिवन है। a = क्या आ जाएगा v - u/t। अब वैल्यू सारी रख दो यहाँ पे। v की वैल्यू कितनी आई अपने पास 10 माइनस इनिशियल 5 अपॉन टाइम कितना है गिवन है, क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स, तो ये आ गया 5/5 1। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डबल, अगर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा था वो डबल हो गया, एंड द मास इज कट इन हाफ, व्हाट वुड बी एक्सेलरेशन रेशो। एक्सेलरेशन का रेशो बताना है। एफ डैश की वैल्यू क्या हो चुकी है ट्वाइस 2f होगी फोर्स के इनिशियल के, और एम डैश मास की क्या होगी m/2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है एक्सेलरेशन का रेशो, जो इनिशियल था अपॉन जो अब चेंज आके हुआ है a डैश। ठीक है, तो फोर्स किसके इक्वल होता है ma के, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ma, यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गया f/m। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनिशियल फोर्स अपॉन चेंज इन फोर्स a डैश के रेशो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे f/m था पहले, फिर चेंज होके फोर्स की वैल्यू क्या हुई है हाफ हुई है, तो यहाँ पे f डैश अपॉन m डैश लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है, अभी हमने देखा था f डैश और m डैश की वैल्यू क्या क्या थी वो रख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं, f/m इंटू f डैश अपॉन m डैश, कुछ इस तरह से था, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो f डैश और m डैश की, क्या आ जाएगा f/m इंटू f डैश की वैल्यू कितनी है 2f, पहले m डैश की है m/2 हो जाएगी, इंटू यहाँ पे इंटू का निशान, f डैश की वैल्यू कितनी हुई है 2f, तो f से f कैंसिल, m से m कैंसिल, क्या आ गया ये 1/4। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी।
Next question is, unless driven to act otherwise by an external force, every body remains in its state of motion. अभी बताया था, कितनी बार बता चुकी हूँ इस वीडियो में भी. This is, क्या बोलते हैं इसे हम, inertial law, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोथ A and B and none of this. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना? ऑप्शन सी. इसे हम inertia ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है, तो inertia ऑफ मोशन. ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फोर्स की स्ट्रेंथ के बेस पे अरेंज करना है. सबसे ज़्यादा कौन सा फोर्स होता है? देन नेचर बेस पे सबसे ज़्यादा होता है अपना न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स 1 होती है इसकी वैल्यू. ग्रेविटेशनल फोर्स, एक मिनट, फर्स्ट नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी होगा. देखो, सबसे ज़्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्स, देन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट डी करेक्ट है. न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 1. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की 10⁻², वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻13, और ग्रेविटेशनल फोर्स की 10⁻42. इनकी वैल्यूज़ का याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में वैल्यू भी पूछ ली जाएंगे. अगर आपको स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा कम, तो भी आप अरेंज कर दोगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम. किससे समझा जा सकता है? ये न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ से. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ठीक है, तो ये हमारे फिजिक्स के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं. अब हम करेंगे बायोलॉजी के. बायो के क्वेश्चन सिंपल थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो कोशिश किया करो उन्हें जितनी जल्दी सॉल्व हो सके. और उसके साथ ही बाकी के जो अदर ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट क्यों है वो भी आपको पता होना चाहिए. उनसे किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है. देखो, एक क्वेश्चन से या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए तुम जितना ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो ना, उतनी कोशिश किया करो, क्योंकि एग्ज़ाम में तुमसे क्वेश्चन फॉर्म में ही पूछा जाएगा. तुम्हारी नॉलेज क्वेश्चन फॉर्म में ही चेक की जाएगी. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है. प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, एलिमिनेशन करनी आनी चाहिए, OMR ध्यान से फिल करनी है, ध्यान से पेपर सॉल्व करना होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना होता, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी होती. तो इन सब चीज़ों का ध्यान तुम्हें वहाँ 3 घंटों में रखना है. ठीक है, तो इसीलिए खुद को उसकी तरह मेंटली पहले ही प्रिपेयर करके चलो. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है बायो का. इटाल डिजीज इज कॉज्ड बाय क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ. किसकी क्रोनिक पॉइजनिंग की वजह से ये डिजीज होती है? मरकरी, निकल, कैडमियम या लेड. तो ये होती है कैडमियम की वजह से. ठीक है, जो कैडमियम है उसकी क्रोनिक पॉइजनिंग की वजह से इटाई डिजीज होती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद फाइट एंड फ्लाइट कॉन्सेप्ट. इससे कौन सा हार्मोन रिलेटेड होता है? एड्रेनलिन. एड्रेनलिन को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है. लाइक आप चल रहे थे, आपके पीछे एकदम से कुत्ता पीछे लग गया, तो उसमें क्या है, एकदम से आप फास्ट रन करोगे और उस टाइम पे हार्ट रेट बढ़ जाता है. तो सारी चीज़ें फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को. और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रेनलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेपिस. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. स्टेपिस, मैलिस, इनकस, ये तीनों ही किसकी बोन्स है? ईयर की बोन है. ठीक है, और वूमर की अगर बात करूँ तो ये नोज होती है, ह्यूमन नोज. तो ये जो टिप पे जो बोन प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं वूमर. ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेपिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरिया इज अ डिजीज ऑफ द. पायरिया किसकी डिजीज होती है? गम्स की. जब किसी पर्सन को पायरिया हो जाता है तो गम्स में पेन होता है, ब्लीडिंग वगैरह भी होती है. तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर. ऑप्शंस आर यीस्ट, क्लोरेला, एजोला, मोल्ड.
तो सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र क्या है इनमें से? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, एजोला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिशेज सर्वाइव अंडर द फ्रोजन लेक बिकॉज, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ बट दोबारा क्यों करवा रही हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि अगर पिछली बार भी आपका क्वेश्चन सही गलत था तो अब आप कितना सही कर पा रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले भी गलत कर रहे हैं, अब भी गलत कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है? मैं हर बार बोलती हूँ गलतियों से सीखना है, कि कल को अगर ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, आप फिर भी गलत कर रहे तो क्या फ़ायदा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। ठीक है, देखो क्वेश्चन, फिशेज हैव हॉट ब्लड, फिशेज आर इन हाइबरनेशन विद इट, वाटर डज नॉट फ्रीज नियर बॉटम, आइस इज अ कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी, वाटर डज नॉट फ्रीज नियर बॉटम। ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में लाइफ स्पैन बताना है आरबीसी का, कितना होता है? 120 डेज। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 150, 390 विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ सेल इज असेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा पार्ट है जो असेंशियल है? तो ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइबोसोम, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है। आई होप इन सब के रीज़न भी पता होंगे आपको कि इसे इस नाम से क्यों जाना जाता है, और अगर नहीं पता तो एनसीईआरटी से देख लेना, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विनीन इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ऑब्टेन्ड। क्विनीन एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया के पेशेंट्स को दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन की जाती है? तो ये ऑब्टेन की जाती है बार्क से। ठीक है, नोड, लीफ एंड स्टेम से नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का पीएच रेंज पूछी है, 9.5 to 11.5, 7.35 to 7.45, 3.5 to 4.5 या 10 to 11। तो ह्यूमन ब्लड की जो पीएच होता है उसकी क्या रेंज होती है? वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसमें रेंज होती है न्यूट्रल 7 पे होती है, तो 7.35 to 7.45, आंसर बी विल बी करेक्ट। इसके अलावा कुछ और भी पीएच की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, लाइक यूरिन की पीएच, ह्यूमन यूरिन की, और स्टमक में HCl होता है, तो HCl की वजह से जो स्टमक होता है उसका पीएच क्या रहता है? सलाइवा। इन सब की पीएच पता होनी चाहिए, और मुझे कमेंट्स में इनका आंसर भी चाहिए आपसे। ठीक है, कमेंट्स में अपना स्कोर भी बताना है आपको, साथ साथ एनालिसिस भी करना है, गलतियाँ हो रही हैं तो उन पे वर्क करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, रिवीजन करनी है। ठीक है, तो ये हमारे केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 10 क्वेश्चंस फिजिक्स के कर लिए, 10 क्वेश्चंस हमने बायोलॉजी के कर लिए। टोटल 30 में से 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और अब हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में भी आपको थ्योरी ध्यान से समझनी है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस भी, और जो गलतियाँ होती हैं उन पर वर्क करना है। एनालिसिस मस्ट है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो वीडियो को मूवी की तरह देख रहा है। So first question of chemistry is in the modern periodic table elements are arranged in order of increasing atomic number, increasing atomic mass, increasing density, increasing reactivity। किस ऑर्डर पे अरेंज किया गया है एटम्स एलिमेंट्स को? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप और कितने पीरियड्स हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड में कौन से आते हैं? दो,
एक तो एल्कीन्स, एल्कीन्स में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और एल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसने ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। तो देखो इथेन तो एल्केन है, इथीन एल्कीन है, तो ये हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है। प्रोपेन एंड मीथेन दोनों किस में आते हैं, एल्केन, जिसमें एन सफिक्स आ गया, वो सारे क्या होंगे, ये ईन है, तो ये इसको दूसरे से कर देती हूँ मार्क, ये एन है तो ये अनसैचुरेटेड है। बाकी प्रोपेन और ब्यूटेन में भी एन है, तो ये कौन सा है, एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है Fe की इन Fe2O3। ये कल भी बताया था मैंने ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। देखो सबसे पहले जिसकी पूछी है उसको x मान लो, कितनी है ये Fe2, तो इंटू 2 प्लस 3 ऑक्सीजन है, इंटू ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 इज इक्वल्स टू 0। बस अब इसको सोल्व कर दो, 2x -6 इज इक्वल्स टू 0। 2x की वैल्यू क्या आ गई, 6, x की वैल्यू 6/3, तो क्या 6/2 सॉरी 6/2, तो क्या आ गया आंसर 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी Fe की, Fe2O3 में 3 + 3। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स दैट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है वो हमें चूज़ करनी है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी। नेक्स्ट ऑप्शन में इसने बोला है एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, नन ऑफ द अबव। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, और इसने इसके अपोजिट बोला है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी इसमें, ऑप्शन बी। ठीक है, इसने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, और सही स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोलेटेड सिस्टम्स। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है वो, ग्रेविटी की वजह से, कोलिजन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मैग्नेटिक फील्ड, या टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखो ब्राउनियन मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन होता है किसी पार्टिकल्स का, किस वजह से, उनमें जो कोलिजन होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में उसकी वजह से होता है ये। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ग्रेविटी यहाँ से कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ का ना इनका। तो ये होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में कोलिजन की वजह से, ब्राउनियन न्यू रैंडम मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड की पूछी है इसने। देखो लुईस एसिड होते क्या, सबसे पहले तो याद रखना एसिड ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लुईस एसिड, और लुईस बेस क्या होते हैं, वो डोनर होते हैं। ठीक है, डोनेट करेंगे वो। ये एक्सेप्टर हैं, एक्सेप्ट करेंगे, इट मीन्स क्या है, इनके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं इसलिए वो डोनेट करेंगे। ठीक है, डोनर है। तो ऑप्शन हमें क्या क्या गिवन है, NH3 अमोनिया, वाटर BF3OH नेगेटिव। देखो सबसे पहले जो NH3 है इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ, इसके पास एक लोन पेयर होता है और हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसीलिए ये क्या है, लुईस बेस है। नेक्स्ट वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ बना के दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का। इस पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, इट मीन्स ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और दे सकता है तो क्या है, ये बेस होगा। और OH नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स ये भी लुईस बेस है, दे सकता है। अब रह क्या गया अपना BF3। BF3 की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से होता है ये कुछ,
ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसके पास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें अपना ऑप्शन सी BF3। ठीक है, आई होप। कई बार पता है बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स क्या होता है, लुईस एसिड होता है, लुईस बेस होता है, और भी कुछ ऑप्शंस दे देंगे। तो मतलब इतने बेसिक भी पूछे जा सकते हैं, बट आप बेसिक से लेके उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि अगर बहुत इजी पूछा जाए तो भी आपका गलत ना हो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन करते करते बेसिक्स क्वेश्चन छोड़ देते हैं पढ़ना। ठीक है, कि ये तो आता है, ये तो आता है, और वो क्वेश्चन फिर गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए सब कुछ पढ़ के चलना, कॉन्सेप्ट बेस तो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट electron fill orbitals from lower to higher energy level, electron fill orbital randomly, electron pair up before filling lower orbitals, या none of the above। तो देखो इसके अकॉर्डिंग, ऑफबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में फिल होते हैं। कैसे, देखो अभी समझाती हूँ। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी SPDF। सबसे देखो, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं, लाइक अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया इन एनर्जी लेवल के बेस पे अरेंज करो, तो कैसे अरेंज करते हैं? एक रूल होता है N+L रूल। ठीक है, इसमें N क्या है? जो नंबर होता है। लाइक आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 एलिमेंट्स के इन्हें अरेंज करना है। अब आपको पहले किस में फिल होगा एंड बाद में किस में फिल होगा, तो कैसे अरेंज करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 3, और यहाँ पे क्या है? n की वैल्यू 4। N+L के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी मैं आपको। देखो n की वैल्यू बता दी, इसमें 3 है, इसमें 4 है, नंबर जो गिवन है। L क्या है? SPDF के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है अब याद रख लेना। S के अकॉर्डिंग जब S है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं D के लिए वैल्यू क्या आएगी? 3 + N+L करना है। N की वैल्यू ये, L की वैल्यू D के लिए कितनी है? 2, तो यहाँ पे 2 रख दो। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 4S, N की वैल्यू 4 प्लस S के लिए वैल्यू क्या है? 0। N+L की वैल्यू निकालनी है हमें दोनों की अलग अलग। यहाँ पे 5 आ गई और यहाँ पे 4। इट मीन्स अभी हमने देखा पहले कैसे फिल होगा इलेक्ट्रॉन, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, मीन्स पहले ये वाला फिल होगा एंड देन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00450 इज। कैसे निकालते हैं? जितने नंबर है इसमें तो कितने हो जाएंगे? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 450। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट्स कमेंट्स आ रहे थे कि दी टेस्ट सीरीज़ का बोला था आपने, तो उसका भी मैं बताती हूँ। अभी ये एक बार पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं आज की, फिर इसी वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। ठीक है, एक बार 2 क्वेश्चन रहते हैं, पहले केमिस्ट्री के वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद और भी कुछ डाउट्स आए थे आपके कल वाली वीडियो पे, कोर्स से रिलेटेड, हॉस्टल वगैरह से रिलेटेड और फी स्ट्रक्चर से, तो वो भी मैं क्लियर कर दूँगी। अभी एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो, द pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे कितना होता है उसका pH? न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। न्यूट्रल pH मीन्स वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, नेक्स्ट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, या बोथ ए एंड बी। तो देखो, सोल्यूबिलिटी के बारे में किसने बोला था? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद हेनरी लॉ, पढ़ा होगा आपने। हेनरी ने बात की थी अपने लॉ में सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस की लिक्विड्स के अंदर, वो इंक्रीज करती है जब हम क्या इंक्रीज करते हैं? प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज इन प्रेशर के साथ वो सोल्यूबिलिटी गैसेस की इंक्रीज करते हैं लिक्विड्स के अंदर। ठीक है,
इंक्रीज इन टेम्परेचर इनकरेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज इन प्रेशर बोथ ए एंड बी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ना तो ये बोथ ए एंड बी देख के वही मार्क कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करना है जब आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन का कुछ अता पता ना हो कि इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तब ऐसे तुक्के मार के आते हैं। बट अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूँ है कि इस चीज़ की बात कहाँ की गई थी, इस थोड़ा बहुत भी रिलेट हो रहा है ना, तो कोशिश किया करो एलिमिनेट करने की, ठीक है, कि ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यूँ पता चल रहे होते हैं कि ये दो तो नहीं हो सकते इसके आंसर, बच गए दो। अब उन दो में से भी कोशिश करो कि ज़्यादा प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है इसका, इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन आपको आता हो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ NCERT, आउट ऑफ सिलेबस भी आपको देखने को मिलेंगे, बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन सभी के लिए आउट ऑफ NCERT हैं, कोई उस टॉपिक को नहीं पढ़ के जाने वाला, ठीक है। तो जो सिलेबस है उसे अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट, अब आपके कुछ डाउट्स थे जो प्रीवियस वीडियोस पे थे, उन्हें मैं सॉल्व करना चाहूँगी। कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें जो पूछी गई थी प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो एक तो कमेंट था कि दी फी स्ट्रक्चर बता दो DDU कुटेल का, तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट स्टिल अगर कमेंट पूछा गया तो उसका देखो। फी स्ट्रक्चर जो अगर हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस दोनों अलग अलग होती हैं। अगर मैं बात करूँ ट्यूशन फ़ीस की, तो ट्यूशन फ़ीस आपकी 20,000 रहती है पर ईयर, ठीक है। और इसमें कुछ और भी चार्जेस इंक्लूड होते हैं 4,000 के, वो मिला के टोटल 24,000 हो जाती है, जो आपकी हर ईयर 2,000 रुपये कम होती जाएगी जैसे जैसे आप नेक्स्ट ईयर में होगे, ठीक है। तो ये तो होता है ट्यूशन फ़ीस का। उसके बाद हॉस्टल फ़ीस जो है, हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं DDU में, और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ये भी पूछते हैं कि दी न्यू हॉस्टल्स मिल गए क्या आपको, तो अभी नहीं मिले हैं नए हॉस्टल्स। जो हमारे जिस हॉस्टल में अभी हम रहते हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का, तो यहाँ का 33,000 है पर ईयर। इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, यहाँ का रहना, इलेक्ट्रिसिटी कोई अलग से नहीं देना होता चार्ज आपको, इलेक्ट्रिसिटी भी इसी में इंक्लूडेड है। हॉस्टल चार्जेस हैं, ये मैस चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, मतलब जो कुछ भी आपका सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है हॉस्टल से रिलेटेड, ठीक है। टोटल 33,000 है पर ईयर के। और बस ट्रांसपोर्टेशन का भी इसी में इंक्लूडेड है। लाइक यहाँ से कॉलेज आपको आधा घंटा लगता है आने में भी, और जाते हुए भी आधा घंटा, तो वो पूरा ये सब अपने आप ही हैंडल होता है। एक ये भी पूछा गया था कल कि दी अगर हॉस्टल हमारा घर आसपास है और हमारे इस कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या हॉस्टल लेने कंपलसरी होते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो PG भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है हॉस्टल ही लेने हैं, वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है। और हॉस्टल से रिलेटेड अगर और कुछ डाउट्स हो तो वो कमेंट्स में पूछ लेना। एक ये कमेंट भी पूछा गया था कि जी हॉस्टल से अपनी मर्जी से बाहर जाना हो तो दिन के टाइम पे तो भी परमिशन लेनी होती है क्या वार्डन से, तो यस, अगर आपको हॉस्टल से कुछ भी कितनी भी देर के लिए बाहर जाना है तो आपको पास बनवाना होता है। घर वालों से बात होगी आपकी पहले, एंड देन वार्डन मैम पास बनाते हैं। तो अगर आपको आउटिंग वगैरह लेनी है तो उसके लिए आपको पहले पास बनवाना होगा, घर वालों से बात करवा के वार्डन मैम देन पास बनाते हैं, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी डाउट्स है कमेंट्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।